स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, है ना? तो अब हम ये जो हम अभी मेटाबॉलिज्म को पढ़ रहे हैं, ठीक है, कल हमने मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म तीनों को पढ़ा, बीएमआर पढ़ा, किस तरह से करते हैं। अब हम अलग अलग थोड़ा सा देखेंगे कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स और वो सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ हम ये फूड के रूप में कार्ब्स लेते हैं जो कि मोनोपॉली इस फॉर्म में आते हैं, और ये कहाँ पर जाते हैं, ये न्यूक्लियस में जाते हैं, सॉरी सेल में जाते हैं, और सेल की जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है यहाँ जाके इसमें मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज इस सेल के अंदर जाता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और फिर क्या होता है कि इससे एटीपी जनरेट होती है, और ये एटीपी कहाँ पर स्टोर होती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। और जब ये सब प्रोसेस होती है तो यहाँ पर पायरोवेट, एक CO2 और जो वेस्ट होता है वो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। अब जो बहुत हायर कार्ब्स होते हैं, जिनमें कार्ब्स बहुत अधिक होता है, तो ये जो कार्ब्स वाले फूड होते हैं ये प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी के। और ये जब प्राइमरी सोर्स होते हैं तो क्या होता है कि बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं, जो भी सेल्स हैं, वो किससे एनर्जी लेती हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से। तो ये क्या होता है कि जैसे ही खाना या कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी में जाता है तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इस ग्लूकोज को लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और जब एनर्जी की बॉडी को जरूरत होती है, एनर्जी खर्च करती है बॉडी, तब क्या होता है, ग्लाइकोलियसिस प्रोसेस होती है, और उसके द्वारा ये जो ग्लाइकोजन है ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड के थ्रू उस जगह जाता है, उस सेल्स में जाता है जहां एनर्जी की जरूरत हो, और वहां जाके क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्शन होता है जिससे कि एटीपी एनर्जी जनरेट करता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। ग्लाइकोसिस के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है, और पायरोवेट और लैक्टेट, ये कोई भी एक एसिड बनता है। यदि ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा है तो पायरोवेट एसिड बनता है जिसको पायरोविक एसिड बोलते हैं, और यदि ऑक्सीजन की कमी हो गया तो लैक्टिव एसिड बनता है जिसको लैक्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप देखिए कि जैसे सपोज आपने पैदल चलना शुरू किया, तो आप 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, और उसके बाद आपके जो लेग मसल्स होते हैं वो फटीग होने लगते हैं, उनमें दर्द होने लगता है वो थकने लगते हैं। उसका रीजन क्या है कि आप जब चल रहे हैं मतलब एक ही मसल्स को बार 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 यूज कर रहे हैं, तो जिस मसल्स को आप बहुत बार यूज कर रहे हैं वहां पर अधिक ऑक्सीजन और अधिक एनर्जी की जरूरत होगी। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि जब ये ग्लाइकोलिसिस होता है तो ग्लूकोज को प्रॉपर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के मिलते हैं, और ये क्या बनाता है, जो एटीपी जनरेट करता है, तो वेस्ट में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पायरोविक एसिड। तब तक तो सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं, लेकिन जब वहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है, लगातार ये काम चल रहा है, तब क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन आप चल रहे हैं तो एनर्जी तो उसको चाहिए, तो ये 2 मॉलिक्यूल को बचाने के लिए ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, और फिर क्या बनाता है, ये एटीपी बनाता है, और साथ में लैक्टेट होता है इसमें, और इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड जब मसल्स में बनना शुरू होता है तो ये मसल्स में दर्द पैदा करता है, फटिगनेस लाता है, और जो एक सिंबल होता है, जो एक आपके लिए इंडिकेशन होता है कि अब आप रुक जाएं, आपके जो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, एनर्जी की कमी हो चुकी है, इसलिए अब आप रुक जाएं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये पायरोविक एसिड और लैक्टिक एसिड बनने की, इस पर अभी बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, और उसमें उन्होंने देखा कि जितनी भी एक्सरसाइज है, चाहे वो जिम हो, एरोबिक हो, जुम्बा हो, कोई भी एक्सरसाइज है, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, सारी जो फिजिकल वर्कआउट है
वो जब करते हैं तो मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और लैक्टिक एसिड का लेवल जब मसल्स में बढ़ता है तो वो मसल्स को डैमेज करता है, मसल्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। एक्सेप्ट योग, योग जब आप करते हैं तो बॉडी में लैक्टिक एसिड का लेवल कम हो जाता है बढ़ने की वजह। तो जितने भी टाइप्स ऑफ वर्कआउट हैं उन सारे में यदि देखा जाए तो सिर्फ एक योग ही ऐसा है जो लैक्टिक एसिड के लेवल को बॉडी में कम कर देता है। अब जब फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के किस तरह से होता है, तो सबसे पहले होता है कि फ्यूल सिलेक्शन, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है ये जब बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं तो इसमें जो बॉडी एनर्जी लेती है, एनर्जी को क्रिएट करती है, वो सबसे पहले किसे ढूंढती है, कार्बोहाइड्रेट को। और जब कार्बोहाइड्रेट उसे मिलता है तो ये उसको उसका ग्लाइकोसिस करके और उससे एनर्जी को जनरेट करती है और बॉडी में एनर्जी को लेती है। लेकिन यहाँ पर ये देखा है कि जब बहुत फास्ट कोई एक्सरसाइज करते हैं तब तो कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स की एनर्जी लग रही है, लेकिन जब थोड़ी सी कम तीव्रता वाली बहुत लंबी अवधि वाले व्यायाम करते हैं तो फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। ये दो लाइन से आप क्या समझे, यदि हम जिम करते हैं, एरोबिक करते हैं, जुम्बा करते हैं, ये सब फास्ट एक्सरसाइज हैं, तो ये आपके बॉडी के कार्ब को तो यूज करेंगे लेकिन फैट को यूज नहीं करेंगे। लेकिन वहीं जब आप योग करते हैं जो कि एक आसन में लंबे समय तक आप रुकते हैं और स्लो मोशन में होता है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पर फैट बर्न होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम बहुत फास्ट करेंगे तो कैलोरी ज्यादा बर्न होगी, फैट बर्न होगा और जल्दी वेट कम होगा। और उसमें हो सकता है कि थोड़े से समय में हो भी जाए कम, लेकिन वो स्नैप बैक होगा क्योंकि वो आपने परमानेंटली नहीं किया है। जब तक आप वो करते रहेंगे तब तक वो बर्न होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब कम तीव्रता वाली लंबी अवधि वाले हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो स्थायी रहेगा। यहाँ पर बहुत स्लो मोशन में वेट कम होगा, फास्ट नहीं होगा कि 1 kg में 10 एक वीक में 8 kg या 5 kg कर दें या 1 मंथ में 10 kg कर दें। तो यहाँ पर जो वेट लूज होगा वो बहुत स्लो होगा लेकिन स्थायी होगा। फिर इसके सोर्सेस क्या होंगे, तो जब ब्लड में जो शरीर में जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज और मसल्स ये क्या करती हैं कि जो लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया है, तो जब ब्रेन के थ्रू मैसेज जाता है किसी की, मान लीजिए आप बहुत अधिक लेग्स चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो लेग में बहुत अधिक एनर्जी लग रही है, तो ब्रेन के थ्रू लीवर में एक मैसेज जाता है कि जो लेग मसल्स हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और लीवर क्या करता है कि उसमें जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसको वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में डाल देता है, और यही जो ग्लूकोज है ये ब्लड शुगर कहलाता है। और ब्लड के थ्रू वो जो शुगर है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, उस सेल तक जहां पर एनर्जी की जरूरत है, मतलब लेग्स तक। अब इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, तो जो बहुत अधिक तीव्रता और कितनी अवधि, मतलब बहुत अधिक तीव्रता वाले व्यायाम जो हम करते हैं वो 60% से अधिक, मतलब जो बहुत फास्ट करते हैं, तो ये VO2 मैक्स का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को जो है, ये 1 मिनट में ले लूँ ना, 1 सेकेंड। हेलो, क्लास ले रही हूँ। अच्छा हाँ, तो थोड़ा सा रुक के आ जाओगे, 12 बजे तक क्लास है ना। ओके। कल ले लेना, शाम को ले लेना। तो ये जो VO2 मैक्स है, मतलब ऑक्सीजन के मैक्सिमम जो वॉल्यूम है उसको ये यूज कर लेती है। और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, मतलब जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा तभी वहां से एनर्जी जनरेट होगी। तो ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है
वो कम होने के साथ साथ उस जगह की स्ट्रेंथ जो है या एंड्योरेंस है वो भी कम हो जाता है। तो जितने भी लोग जिमिंग, जुम्बा, एरोबिक, ये सारी टाइप ऑफ एक्सरसाइज करते हैं जो बहुत फास्ट होती हैं और बहुत लंबे समय तक, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज लगभग सभी 1 घंटा तो करते ही हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो मसल्स यूज हो रही हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, जो ज्वाइंट यूज हो रहे हैं वो कम होते जाएंगे। सपोज नी है, तो अगर नी आपके मान लीजिए नॉर्मल 15 साल तक चलने वाले हैं, तो इन एक्सरसाइज के साथ वो 10 साल चलेंगे। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि एंड्योरेंस कैपेसिटी कम होती जाती है उनकी, और जब एंड्योरेंस कैपेसिटी कम होगी तो धीरे धीरे उनमें डैमेज आना भी जल्दी शुरू होगा। फिर इसके बाद में मेटाबॉलिक पाथ, तो ग्लाइकोलिसिस, तो जो ग्लूकोज है वो पायरोवेट में टूट जाता है और जिससे एटीपी मुक्त होता है। फिर यहाँ पर एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म, अगर ऑक्सीजन नहीं है, उसकी एब्सेंस है, तब क्या होगा कि जो पायरोविक एसिड है या जो पायरोवेट हो रहा है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो अभी हमने बताया कि अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन उसे मिल रहे हैं तो क्या चीज बनाएगा वो पायरोविक एसिड, और यदि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ वो कॉम्प्लेक्स करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, तो लैक्टिक एसिड। ठीक है। फिर एरोबिक मेटाबॉलिज्म, तो ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस में ये हो रहा है तो पायरोवेट साइट्रिक एसिड चक्र में प्रवेश करता है और बड़ी मात्रा में एटीपी जनरेट करता है। जो बीच में हमने एक क्रेब साइकिल्स पढ़ी थी, आपको ध्यान हो, वो क्रेब साइकिल्स भी इसी के दौरान होती है कि जो पायरोवेट बनता है वो कैसे कन्वर्ट होता है, उसका पूरा वहां पर डिटेल दिया है। तो यहाँ पर यदि हम इन शॉर्ट देखें तो क्या है कि एक प्रोसेस हो रही है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एटीपी जनरेट कर रहा है, और या तो पायरोवेट एसिड जनरेट कर रहा है या लैक्टिक एसिड। तो जब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है या कमी में होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है, जो कि मसल्स में फटिग लाता है, फटिगनेस लाता है और मसल्स को डैमेज करता है। वहीं जब वो एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो अधिक मात्रा में एटीपी, मतलब उन्हीं उतने ही रिएक्शन से एटीपी अधिक मात्रा में जनरेट होती है, और जो पायरोवेट एसिड बनता है वो इजीली बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है बिना किसी तरह की मसल्स को डैमेज किए हुए। तो आप देखिए कि जब भी हम योग करते हैं तो हम ब्रीदिंग पे बहुत ध्यान रखते हैं। हमेशा आपने देखा होगा, है ना, कि अगर हैवी करते हैं तो ब्रीदिंग पे ध्यान, तो जितनी गहरी लंबी सांस लेंगे उतनी अधिक ऑक्सीजन मिलेगी, और जितनी अधिक ऑक्सीजन बॉडी में रहेगी उतने अच्छे से जो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस है वो उतने अच्छे से होगा और उतना कम लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये पूरा साइंस बेस है, सिर्फ कहने और सुनने वाली बात नहीं है। अब डाइट मैनेजमेंट, तो इसमें एक्सरसाइज के पहले और बाद में कार्बोहाइड्रेट का जो लेना चाहिए, जो कि ब्लड शुगर को मेंटेन करता है और हाइपोग्लाइसीमिया को रोकता है, ग्लाइकोजन की तेजी से भरपाई में सहायक होता है। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि जिम कर रहे थे, अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया, अचानक फेंट होके गिर गए। उसका कारण क्या है कि ब्लड में शुगर की कमी हो जाना, और जब ब्लड में शुगर तेजी से कम होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया की पोजीशन बन जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि व्यक्ति का लगभग एक अनकॉन्शियस स्टेज पर पहुंच जाना, और अगर वहां पर भी शुगर मेंटेन ना हो, धीरे धीरे और कम हो जाए, तो इसमें डेथ रिस्क की भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप कोई फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये बहुत कंपलसरी है कि आप कार्ब्स लें, क्योंकि जो एक ये मिथ होता है कि कार्ब्स वेट बढ़ाता है, तो उसमें फैट वेट बढ़ाता है, तो उसमें क्या होता है कि लोग डाइटिंग शुरू करते हैं, कार्ब्स बंद कर देते हैं। आप बहुत से लोगों को ऐसे देखिएगा, जिमिंग कर रहे हैं और कार्ब्स बंद कर दिया।
तो उस कंडीशन में बॉडी जो है वो एक इमरजेंसी मोड में चली जाती है और एक रिस्क फैक्टर वहां पर कार्डियक अरेस्ट का या लीवर अरेस्ट का या किडनी अरेस्ट का, तो जो ऑर्गन उसका वीक होगा, जिस ऑर्गन के मसल्स वीक होंगे, वहां से उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। जरूरी नहीं कि अरेस्ट ही हो सकता है कि वो डैमेज होने धीरे धीरे शुरू हो जाए। तो जो योग एक्सरसाइज में लोग डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं या आंख बंद करके कि मेरी फ्रेंड एरोबिक कर रही है मैं भी करूंगी, तो वो जो भेड़ चाल है उससे हमें बचना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या सूट कर रहा है और हमको किससे बेनिफिट होगा। फिर कार्बोहाइड्रेट की जब कमी हो जाती है, ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट डेप्लीकेशन होता है तब क्या होता है कि लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो खत्म हो गया। अब जो मसल्स हैं उनमें भी ग्लूकोज की कमी हो गई, क्योंकि लीवर में ग्लाइकोजन नहीं है तो वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके भेज नहीं पा रहा है। तो इसके कारण ही बॉडी में जो थकान होती है, फटिग होता है, एग्जॉस्टेड होती है बॉडी, वो उसका रीजन यही है। जैसे आप देखिए, अगर आप बहुत लंबा पैदल चल के आते हैं तो आपको लगता है कि अब आप बैठ जाएं, पूरा शरीर ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत थक गया है, और इसको हिटिंग द बॉल कहते हैं। ये टर्म यूज की जाती है, हिटिंग द बॉल। और इससे क्या होता है कि आपके जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं और धीरे धीरे मूवमेंट्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप कहीं से चल के आ रहे हैं, 1 किलोमीटर तक आपका बहुत ठीक रहेगा चलना, 2 किलोमीटर में कई लोग बहुत हैबिचुअल होते हैं, उनकी बात अलग है, 2 किलोमीटर में थोड़ा स्लो हो जाएगा, बॉडी थोड़ी थकान महसूस करने लगेगी। इसके बाद भी 1 किलोमीटर और है आपका घर, तो वो आप चलोगे तो, लेकिन घर आके आपकी गतिविधि टोटल बंद हो जाएगी, आप एक सोफे या चेयर पे बैठ जाओगे और रेस्टिंग मोड में आ जाओगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो चुकी है। ग्लूकोज की कमी के कारण एटीपी जनरेट नहीं हो रहा है, और एटीपी जनरेट ना होने के कारण आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो चुकी है। तो ये चीजें आपको किसी भी अदर एक्सरसाइज, जैसे लोग बोलते हैं ना ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, तो इन चीजों की हेल्प लेके आप उन्हें जो है वो समझा सकते हैं कि साइंटिफिक बेस क्या है, क्योंकि ये तो सारे साइंस प्रूवन चीजें हैं ना, इसमें तो कुछ भी हम मन से नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो ये एक बेस बनता है किसी भी को समझाने के लिए कि कोई भी चीज करनी है तो क्यों करना। अब इसमें भी देखिए, आप सभी को नहीं समझा सकते कि आप एक एरोबिक क्लास के सामने खड़े हो गए और सभी को समझा रहे हैं, लेकिन हमारे जो नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, जिनका हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई लॉस ना हो, एटलीस्ट उनको तो हम ये समझा सकते हैं, ये साइंटिफिक पूरा प्रोसेस देके। तो ये जो 2-3-4 स्लाइड है, इसको बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो। यहाँ से जो ये स्लाइड्स हैं, ये समरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये 3-4 स्लाइड्स जो हैं, आपको किसी भी अपने व्यक्ति को समझाने के लिए कि आपका वर्कआउट मोड क्या होना चाहिए, बहुत सफिशिएंट है। फिर हम आते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म पर। तो लिपिड मतलब क्या हो गया? फैट। तो लिपिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसको लिपिडोलाइसिस बोलते हैं, और ये यहाँ पर बॉडी में ये कीटोन बनाता है, कीटोन बॉडीज बनाता है। इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। अब ये जो फैट है, ये क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स होता है एनर्जी का बॉडी में। प्राइमरी सोर्स तो क्या होता है? कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। सेकेंडरी सोर्स ये फैट होता है। तो इन ऑल देखें कि ये जो फैट है ये भी बॉडी को एनर्जी देता है। और ये कैसी एनर्जी देता है? ये स्टोरिंग फैट होता है। कि मान लीजिए आपने एक दिन का फास्ट किया, तो आप कार्ब्स ले नहीं रहे हैं, तो प्राइमरी सोर्स आपका खत्म हो गया एनर्जी का। तब क्या होगा कि आपके बॉडी में जो डिपॉजिट फैट है, बॉडी उसको यूज करेगी, अपने सेकेंडरी सोर्स को यूज करेगी बॉडी के लिए एनर्जी जनरेट करने में।
तो ये इसका जो ऑक्सीडेशन होता है ना, उसमें क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड को कम करके और HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर लिपिड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। तो जब कोई फिजिकल गतिविधि एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसके लिए जब एनर्जी की एक्स्ट्रा जरूरत होती है तब क्या होता है कि जो फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसका मेटाबॉलिज्म होकर वो क्या करती है कि जो ट्राइग्लिसरॉल है उसको कम करती है और HDL, देखो इसको कैसे याद रखो, दो तरह के होते हैं HDL और LDL, ठीक है, ये दो सभी ने सुने होंगे। अब इसमें H से एक मान के चलो हाई और L से मान लो लो, ये इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये याद रखने का तरीका सिर्फ बता रही हूँ। तो हाई हमेशा अच्छा रहेगा, लो हमेशा बुरा रहेगा। तो HDL हमेशा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल रहेगा और जो LDL है वो जो हार्मफुल रहेगा। अब इसमें इम्प्रूव लिपिड प्रोफाइल तो कैसे करेंगे कि जब रेगुलर एक्सरसाइज होती है तो ये HDL को बूस्ट करता है और LDL-C और ट्राइग्लिसरॉल जिसको हम TG कहते हैं उसको कम करता है। ये दोनों हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इनका लेवल बॉडी में कम होना ही बेस्ट होता है। तो ये चीज रेगुलर एक्सरसाइज से हो रही है। फिर फैट ऑक्सीडेशन, तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो फैट है, फैट एसिड है, ये मसल्स तक जाते हैं और वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में इनका ऑक्सीडेशन होता है जिसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं और फिर इसको एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, जो कि हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी कह रहे थे। फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो ये क्या करते हैं कि जो टाइप 2 वाले हैं या जो बहुत ओबेसिटी जिनको प्रॉब्लम है उनमें ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। मतलब क्या हो गया कि ये डायबिटीज को ठीक करते हैं। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 टाइप 2, है ना। टाइप 2 मैक्सिमम पाई जाती है, राइट। तो टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है? टाइप 1 में क्या होता है बताएं। मैम बीटल्स वर्क ही नहीं करते, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता बाय बर्थ। यस, है ना। मतलब टाइप 1 जो होता है उसमें जो पेनक्रियास में बीटा सेल होती है जहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो वो बीटा सेल प्रोड्यूस ही नहीं करती है, या तो बीटा सेल किन्हीं कारणों से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या बहुत कम हो जाती हैं, या वो प्रोड्यूस भी करती हैं तो ना के बराबर करती हैं। और टाइप 2 में क्या होता है कि बीटा सेल तो अपना प्रॉपर काम कर रही हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्ट हो गई है, जो बॉडी है वो उसका प्रतिरोध करने लगी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। फिर मैकेनिज्म, तो जो मसल्स में सेल डेवलपमेंट होता है, सेल ग्रोथ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल में जो जो इसको फैट को बर्न करने के बाद एटीपी स्टोर होती है, तो ये सारी चीजों को बढ़ाते हैं। जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं योग के दौरान, तो जो भी आसन करते हैं, तो इन सब चीजों की कैपेसिटी को वो इम्प्रूव करते हैं। फिर ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, तो जो उच्च तीव्रता वाले व्यायाम है इसमें क्या होगा कि पूरी समग्र रूप से जो फैट की मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब जो फैट का बर्न होना है, मेटाबॉलिज्म है, वो पूरी बॉडी में बढ़ जाएगा, वो चाहे कहीं भी हो ओवरऑल। लेकिन जब हम कम तीव्रता वाली लंबी गतिविधियों की अवधि की गतिविधि करते हैं तो ये जो फैट का ऑक्सीडेशन है ये अधिक हाईली इफेक्टिव तरीके से होता है। मतलब जहां पर अधिक फैट डिपॉजिट है, बॉडी प्रॉपरली वहां से फैट लेगी, उसका ऑक्सीडेशन करेगी और एनर्जी को जनरेट करेगी। लेकिन जब हम बहुत तीव्रता वाले करेंगे तो बॉडी में कहीं से भी वो फैट ले लेगी, तो बॉडी की सिमेट्री वहां पर खराब हो जाएगी।
तो यहाँ पर जो शॉर्ट कम तीव्रता वाले लंबी अवधि वाले हैं, वो अगर हम व्यायाम करते हैं तो ये भोजन के बाद मतलब पोस्ट प्रेडियल लिपिड के स्तर में भी सुधार करते हैं। तो यदि अभी हमने कार्ब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि योग के लिए वो कैसे उपयोगी, अब हमने ये फैट लिपिड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये आपको किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए बहुत अच्छा है, और चूंकि आपको योग की फील्ड में रहना है, पूरे जीवन भर आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी, तो कोशिश करें कि इनको अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लें। अब हम प्रोटीन का देखेंगे कि जब फिजिकल एक्टिविटी होती है तो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह से होता है। तो जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है तो जो प्रोटीन का टर्नओवर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब इसमें प्रतिरोध प्रशिक्षण के बाद भी संश्लेषण में वृद्धि होती है, मतलब इसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा गति जो मूवमेंट्स है, वर्कआउट है, वो बढ़ रहा है। और सहन शक्ति व्यायाम के दौरान, सहन शक्ति व्यायाम का मतलब ये होता है कि जो बहुत स्लो किए जाते हैं, लंबी अवधि तक कर होते हैं, तो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, और ये मेटाबॉलिज्म के लिए जितने भी एडॉप्टेशन उनको स्टिमुलेट करता है, और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि या उनमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसमें वृद्धि हो जाती है, और इसमें 48 आवर्स लगते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होके जो भी प्रोटीन खत्म हुआ है उसको वापस लेने में 48 आवर्स की टाइम लगता है। तो जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले तो जो मसल्स हैं वो मसल्स प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, जिसको हम एमपीएस कहते हैं। तो जो भी हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं तो ये क्या करते हैं, सारे मसल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, और जो मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस है वो लगभग 48 आवर्स तक उनको लगातार उत्तेजित करता जाता, मतलब जैसे आपने 1 घंटे की एक्सरसाइज की, उसके बाद आप रुक गए, तो वो उस 1 घंटे की एक्सरसाइज का असर कब तक रहेगा, 48 आवर्स तक। ठीक है, मतलब 2 दिन तक इसका रहेगा, और एक्सरसाइज के बाद एमिनो एसिड उपलब्ध होने पर इसकी दर बहुत अधिक बढ़ जाएगी, मतलब यदि उसे प्रॉपर एमिनो एसिड्स मिलते जा रहे हैं तो पूरी एक्सरसाइज के बाद भी 48 आवर्स तक वो उसी स्टाइल में वर्क करता रहेगा। फिर मसल्स प्रोटीन ब्रेकडाउन, इसको हम बोलते हैं एमपीबी। तो जहां हम सहन शक्ति वाले व्यायाम, मतलब जहां भी ये सहन शक्ति वाले आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो लंबी अवधि तक कम तीव्रता के हैं, ठीक है, जिसको हम आसन कह सकते हैं। तो जब इस तरह की व्यायाम करते हैं तो जो बॉडी में प्रोटीन है उसका टूटना कम हो जाता है। लेकिन वही जब हम बहुत फास्ट इंटेंसिटी के लंबे समय तक उच्च तीव्रता वाले कोई व्यायाम करते हैं तो ये जो प्रोटीन का टूटना है, ब्रेक डाउन होना है, ये बहुत तेज हो जाता है। फिर एमिनो एसिड ऑक्सीडेशन, लंबे समय तक व्यायाम करने से ऊर्जा के लिए एक ब्रांच जो एमिनो एसिड की होती है उसका ऑक्सीकरण होता है और वो बढ़ता है। लेकिन जब ग्लाइकोजन का स्तर कम हो जाता है तब ये और अधिक बढ़ जाता है। फिर इसके बाद एडेप्टेशन, तो एडेप्टेशन में अगर निरंतर ये जो ट्रेनिंग है ये लगातार करते जाएं तो इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, और जो मसल्स हैं उसमें प्रोटीन का टूटना कम हो जाएगा। और लास्ट है कि जो एक्सरसाइज के बाद किस तरह के न्यूट्रिशंस नीड्स होने चाहिए। ये जो एडेप्टेशन है इसमें आपने देखा है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जब योग शुरू करता है तो 1-2 दिन उसके मसल्स में पेन होता है ना, और उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करता जाता है, जैसे आपने एब्स एक्सरसाइज की, मान लीजिए आप करते भी हैं योग लेकिन एक दिन एक एब्स एक्सरसाइज की, तो आप फील करेंगे कि जो पेट के एब्डोमिनल मसल्स हैं उनमें हल्का फुल्का पेन आ जाएगा,
और जो 1-2 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये यही चीज इसमें बोला है कि 2-3 दिन में उनमें जो स्ट्रेंथ है उनकी वो डेवलप हो जाती है, और फिर वही चीज करने से आपको दर्द नहीं होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पत्थर तोड़ता है, तो वो एक भारी हथौड़े को पूरे दिन भर चलाता है, लेकिन उसके जो मसल्स हैं, आर्म्स मसल्स, वो प्रॉपर करते हैं। और वहीं अगर हम शायद 1 घंटे भी ना कर पाए, हाथ दर्द देने लगे। तो यही चीज इसमें बताई गई है। एक्सरसाइज के तुरंत बाद प्रोटीन का सेवन, जैसे 20 ग्राम, मसल्स में प्रोटीन संश्लेषण को अनुकूलित कर सकता है। और अध्ययन से पता चलता है कि रिकवरी के लिए मेटाबॉलिज्म की अवधि 24 से 48 घंटे तक रहती है। मतलब जो हम एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ सारी कौन सी स्लो एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है, तो उसके बाद यदि हम थोड़ा सा 20 ग्राम करीब प्रोटीन ले लेते हैं, तो वो जो मांसपेशियों में प्रोटीन खत्म हुआ है, कम हुआ है, वो रिकवर हो जाता है। और अगर नहीं भी लेते हैं तो हम अपनी जो नॉर्मल बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उससे 24 से 48 घंटे में उसकी रिकवरी हो जाती है, जो हमने एक्सेस प्रोटीन यूज किया। फिर यहाँ पर एक ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी, एनर्जी को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये है जैसे क्लाइमेट है, फिर वो किस तरह के वेदर में रह रहा है, किस तरह की उसकी एफिशिएंसी है, किस तरह के वो काम कर रहा है, उसके बॉडी का टेक्सचर कैसा है, मोटा है कि दुबला है, फिर उसके जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या है। तो इस तरह से इसमें फैक्टर दिए हैं बहुत सारे कि जो एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर है, इनको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। एक तो ये है कि जो ह्यूमन एनर्जी एक्सपेंडिचर इनटेक, मेटाबॉलिक, और दूसरा है ये एनर्जी अवेलेबिलिटी और कंजम्पशन, सप्लाई एंड डिमांड। ये 2 तरह से 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया है कि जो इफेक्ट करते हैं। मान लीजिए अभी हमने एनर्जी बैलेंस में सप्लाई डिमांड तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये बैलेंस होनी चाहिए, और मेटाबॉलिज्म के लिए अभी हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि ये जो फैक्टर है कैसे इफेक्ट करते हैं। तो फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक, मतलब जो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहाँ मिलता है, किस चीज का पार्ट है? हाँ, ब्रेन। ठीक है, माइंड के कोई पार्ट नहीं होते हैं, माइंड बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है ना। तो ये ब्रेन का पार्ट है। तो ये हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि जो भूख प्यास का कंट्रोल पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस है। और जो जेनेटिकल शरीर का वजन है, जितनी भी मतलब खाना आप ले रहे हैं वो किस तरह से वो पच रहा है, या किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बॉडी में, ये सब चीजें किस पे निर्भर करती हैं, जेनेटिक पर, कि किस तरह के उसके डीएनए है। फिर टीईई, इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको डीईई भी कहा जाता है और टीईई भी कहा जाता है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पर जो 3 चीजें होती हैं कि बीएमआर, मतलब रेस्ट के दौरान जो एनर्जी बॉडी कंज्यूम कर रही है, एलिमेंट्री कैनाल जिस भोजी एनर्जी को कंजम्पशन कर रही है, और फिजिकल एक्टिविटी, इन तीनों का टोटल क्या है। फिर फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर फैक्टर, तो जितने भी ये मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं, या कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो आपके बिहेवियर से होते हैं, तो आप देखिए कि जो आपके इमोशंस होते हैं वो आपके एनर्जी लेवल को चेंज करते हैं। जैसे यदि आप किसी समय डिप्रेशन में हैं, आपको कोई ऐसी न्यूज मिल गई है, या कई बार ऐसा होता है कि सुबह से हम जो भी काम कर रहे हैं कि कोई भी सब गलत ही हो रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक कुछ कुछ गलत हो रहा है, तो आप देखिए आपकी बॉडी की एनर्जी ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाएगी। और अगर किसी दिन ऐसा होता है कि हर चीज पॉजिटिव हो रही है, तो आप देखिए पूरे दिन, हो सकता है आप 16 से 18 घंटे काम कर लें और उसके बाद भी आपको थकान न लगे। फिर इसके बाद में जो आपके आसपास का क्लाइमेट है, जैसे आप मान लीजिए 2 किलोमीटर तेज धूप में चलें तो आपके बॉडी पे अलग इफेक्ट होंगे, वहीं ठंड में यदि आप 2 किलोमीटर चलें तो अलग इफेक्ट होगा। तो आसपास का जो क्लाइमेट है
वो उस पे डिपेंड करते हैं। फिर इसके बाद में कुछ कुछ खाने की जो फ्रेगनेंस होती हैं, स्मेल होती हैं, वो आप देखिए कि वो आपकी भूख को बढ़ा देती है। कई बार कहीं से आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी सी एक खुशबू आई और हो सकता है वो आपके पसंदीदा हो, तो देखिए आपको लगने लगता है कि यार भूख लगी है। या कई बार क्या होता है कि आपको कोई अपनी फेवरेट डिश दिख जाए जो बहुत अच्छी तरह से प्लेटिंग की गई हो, तो आपका पेट भरा होने के बाद भी आप उसको थोड़ा सा खा लेंगे। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये ह्यूमन को इफेक्टेड करते हैं। फिर जो सोशल और लाइफस्टाइल फैक्टर, इसमें जो क्वांटिटी है भोजन की, आपके आसपास का जो सोशल फैक्टर है, आपके डेली जो रूटीन है उसमें जो आप फूड कंजम्पशन करते हैं, उन सब से ये चीजें प्रभावित होती हैं। फिर हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एनर्जी सप्लाई एंड कंजम्पशन। तो जो सप्लाई और कंजम्पशन है वो कैसे होगा कि फिजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर, मतलब जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की जो स्थानीय क्लाइमेट है, वहाँ के जो जियोग्राफिकल फैक्टर हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना आप खाना लेते हैं और कितना बर्न करते हैं। जैसे जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, मौसम ठंडा रहता है, वो अक्सर खाना ज्यादा उनका इंटेक होता है ना। और चूंकि वो जब बाहर निकलते हैं तो पहाड़ों पर जो व्हीकल्स हैं वो थोड़े कम रहते हैं, सकरी सकरी गलियां रहती हैं और जहां पर बार बार चढ़ना उतरना, तो वहां पर सप्लाई भी अधिक हो जाएगी। क्योंकि आप बार बार उसमें ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, तो प्लेन से चलने की बजाय जब प्लेन सरफेस पर आप चलते हैं और ऐसे हाई पर चढ़ते हैं, तो दोनों में एनर्जी का कंजम्पशन बदल जाता है। तो फिर ये एक डिपेंड करता है जियोग्राफिकल फैक्टर पर। इकोनॉमी मतलब कितनी चीजें आपके लिए यूजफुल है, आप कितना इकोनॉमिकल खर्च कर सकते हैं, कितनी चीजें आप कंजम्पशन कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल कि हम एक प्रोटीन के लिए मान लीजिए सिंपल मूंगफली या सोया को भी ले सकते हैं, वहीं हम ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे खाने की चीजों की जो चॉइस है, ऑप्शंस हैं, वो डिपेंड करते हैं आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन पर। फिर टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में जो नई टेक्नोलॉजी है, जो आप अभी हम जो पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म और इन सबको यदि आप समझते हैं और करते हैं, तो उनको हिसाब से आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जितने भी आपके आसपास राजनीति और पर्यावरण कारक हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी इसमें ये बताया है कि आपके खाने की पूर्ति के लिए बहुत सारी जो सरकारी नीतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, जलवायु परिस्थितियां हैं, ये सब भी इफेक्ट करते हैं। कई बार किसी कंट्री से हमारी कंट्री के बहुत अच्छे टर्म्स होते हैं, तो वहाँ का जो फूड है वो हमारी कंट्री में सप्लाई होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी नीतियां नहीं है कि ये ट्रांजिट हो सके, तो वो फूड हमें अवेलेबल नहीं होता है। तो हमारा जो डिमांड और सब डिमांड की जो पोजीशन होती है वो डिपेंड करती है बहुत सारी की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं, इंटरनेशनल जो उनके रिलेशंस हैं, उन पर भी डिपेंड करती है। फिर जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में उपभोग बढ़ता है, जबकि दक्षता में सुधार से उपभोग घटता है। मतलब अगर पॉपुलेशन बहुत अधिक है, सपोज मान लीजिए हमारे पास 100 टन गेहूं है, अगर पॉपुलेशन मान लीजिए 100 व्यक्तियों की, तो सबको एक एक टन मिल जाएगा। अब यदि वही 200 की हो जाएगी तो सबको 50-50 किलो मिलेगा। तो जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होती है, तो वैसे वैसे हमारे, क्योंकि रिसोर्सेस तो सेम ही है, वो तो हम बहुत बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो वो रिसोर्सेस उतने ही होने के कारण जो सप्लाई है वो कम हो सकती है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग अर्थ एनवायरमेंट एनर्जी बैलेंस तो कुछ पूरी धरती के जो ऊर्जा के संतुलन को जो कारक प्रभावित करते हैं वो क्या है। एक तो एनवायरमेंट के हैं, जैसे बहुत अधिक जंगल को काट देना या बहुत अधिक धरती को पूरा पक्का कर देना कि उसमें वाटर एब्जॉर्बिंग की जगह ही ना बचे। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंट को चेंज कर देते हैं। और एटमॉस्फेयर, तो जितनी भी ये ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस और जो एरोसेल कण हैं, ये सारी चीजें जो हैं
ये हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करती है। तो ओवरऑल देखें तो ये जो फैक्टर्स है, क्या क्या चीज, एज, सेक्स, बॉडी कंजम्पशन, फिजिकल एक्टिविटी, वर्किंग कंडीशन और फिजियोलॉजिकल स्टेट, इन सब पर ये डिपेंड करता है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये इसमें क्या क्या जाएगा, ऑक्यूपेशन, वो किस तरह का काम करता है, क्लाइमेट क्या है, इसमें प्रेगनेंसी और लैक्टेशंस पर भी है, यदि कोई भी वुमन प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन पे है तो डेफिनेटली उसका जो है डिमांड वो बढ़ जाएगी, बीमारी के समय भी चेंज हो जाता है। तो ये जो एनर्जी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है और जितनी भी उसके एक्सपेंडिचर है, वो दोनों जो हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तो बीएमआर, फिर उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है और उसकी जो फूड टीईएफ थर्मल इफेक्ट है, उन सारी चीजों को मिला के ये बनता है। और ये एज के हिसाब से, जैसे बच्चों में अधिक होता है, फिर जेंडर के हिसाब से, फिर बॉडी के उसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो बॉडी की एनाटॉमी है उसके हिसाब से सारी चीजें, साथ ही डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी, लैक्टेशंस और एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करते हैं। अब ये जो एनर्जी है ये किस किस से इफेक्ट होती है, जो शारीरिक संरचना, मतलब उसके कैसे, मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसकी डिमांड अधिक होगी कंपैरेटिवली जो व्यक्ति एक ऑफिस डेस्क वर्क कर रहा है, तो उसके बॉडी के आकार अगर वो बहुत मोटा है, बहुत, जैसे मेल की डिमांड अधिक होगी कंपैरेटिवली फीमेल की। फिर एज, तो जो बचपन में है, जो ग्रोइंग एज है, उसमें ये डिमांड अधिक होगी, जैसे जैसे ये ग्रोइंग एज खत्म होगी तो ये डिमांड्स कम होती जाएगी। जेंडर, अभी जैसे हमने बोला कि मेल में अधिक होगी, फीमेल में कम होगी। फिर जो फिजिकल एक्टिविटी है, तो जिस तरह का उसका वर्क नेचर ऑफ वर्क है, जिस तरह का वो काम करता है उस पर डिपेंड करेगा। फिर उसकी फिजिकल पोजीशन, मतलब अगर कोई लेडीज है वो प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन पे है तो 100% उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। फिर जब बहुत ठंड रहती है तो जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है तो उसको बनाए रखने के लिए अधिक एनर्जी लगती, तो वहां पर आप जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और कुछ हेल्थ पोजीशन की जिसमें फीवर है या कई बार कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जैसे डायबिटीज, थायराइड, तो उसमें भी ये डिमांड फ्लैक्चुएट होती है। फिर इनके घटक क्या क्या हैं, वही है बीएमआर, फिजिकल एक्टिविटी और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जो हमने पहले पढ़े थे। तो कुल मिला के हमने देखा कि जो एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए जो फैक्टर्स हैं जो उसे इफेक्ट करते हैं वो क्या क्या हो गया, बॉडी का साइज एंड कंजम्पशन, एज, साइज जेंडर के अकॉर्डिंग, फिर न्यूट्रल स्टेटस, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशंस, एक्टिविटी और क्लाइमेट, ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कि इफेक्ट करते हैं किसी भी ह्यूमंस में उसके एनर्जी के एक्सपेंडिचर को। ये सेम चीज है यहाँ पर, शायद रिपीट हो गई है, ये डबल स्लाइड हो गई है आई थिंक। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिक जो बीएमआर है, यहाँ से हम कल लेते हैं इस स्लाइड से, बीएमआर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। कुछ तो भी गड़बड़ हुआ आई थिंक। अभी थोड़ी सी और बची हैं स्लाइड, इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन काफी है। मुझे लगता है इस वीक में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमको यहाँ से लेना है ये जो बीएमआर के इफेक्ट हैं, फिर इसके तीनों पार्ट के इफेक्ट होंगे, टीई के और फिजिकल एक्टिविटी के।
तो आज का इंटरेस्टिंग लगा ना, कि अब जब लोग बोलते हैं कि क्यों योग करना, तो आप एक साइंटिफिक उनको रीजन दे सकते हैं। कि पहले हम सिर्फ बोलते थे नहीं नहीं अच्छा होता है, करना चाहिए, है ना, लेकिन जब हम साइंटिफिक रीजन देते हैं तो एक अलग बात होती है और एक कन्विंस करने का पावर भी डिफरेंट हो जाता है।